ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था उसके आगे आज अपन फिर शुरू करते हैं। मी डॉक्टर अतुल गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस के 4 संकारकों ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। तत्समक संकारक आई, शिफ्ट ऑपरेटर ई, अग्रांतर डेल और पश्चांतर डेल, उनके बीच में आपस में संबंध पढ़ा था और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े थे। आज जो आगे अपने को इंटरपोलेशन के फॉर्मूले पढ़ने हैं उनमें सब में अग्रांतर काम में आते हैं कि अग्रांतर किसी भी फलन का जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अग्रांतर सारे निकालने पड़ते हैं। तो हर प्रश्न में अपने को अग्रांतर टेबल या पश्चांतर टेबल बनानी होती है। तो पहले आज इसे देखते हैं कि अग्रांतर सारणियाँ क्या होती हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल या बैकवर्ड डिफरेंस टेबल किसे कहते हैं। तो जैसे आर्गुमेंट x और y के मान दिए गए, आर्गुमेंट x दिया गया है a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, ये अपने को आर्गुमेंट दिए गए हैं और इसके संगत फलन के मान दिए गए हैं। a के संगत फलन का मान है fa, a प्लस h के संगत y बराबर fx है तो fa प्लस h, a प्लस 2h के संगत फलन का मान fa प्लस 2h, a प्लस 3h के संगत फलन का मान fa प्लस 3h और a प्लस 4h के संगत फलन का मान fa प्लस 4h दिया गया है। तो इन मानों के जो मान दिए गए हैं इसके मान लेते हुए अपने को अग्रांतर सारणी बनानी होगी। तो अग्रांतर सारणी में अपने अग्रांतर की परिभाषा में पढ़ा है कि आगे वाले मान में से पहले वाला मान घटा दें तो ये अग्रांतर कहलाता है fa। तो डेल एफ ए होता है एफ ए प्लस एच में से एफ ए को घटा दो। तो एफ ए प्लस एच में से एफ ए को घटाया तो ये आ गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, जो कहलाएगा डेल एफ ए। अपन ने यहाँ इन दोनों के बीच में लिख दिया डेल एफ ए। इसी प्रकार एफ ए प्लस 2h में से एफ ए प्लस एच घटाया तो वो कहलाता है डेल एफ ए प्लस एच, ए प्लस एच का अग्रांतर। फिर एफ ए प्लस 3h में से इससे पहले वाला मान घटा दो तो ये अग्रांतर कहलाएगा एफ ए प्लस 2h। इसी तरह से इसमें से इसको घटाओ, ठीक बीच में लिखो तो ये होगा डेल एफ ए प्लस 3h। ये इनके मान हैं जो लिखे हुए हैं। फिर दूसरे अपन अग्रांतर निकालें, दूसरे अग्रांतर डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालें। तो डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालने के लिए डेल एफ ए प्लस एच में से डेल एफ ए सब्ट्रैक्ट किया तो ये आएगा डेल स्क्वायर एफ ए। इसमें से इसे घटाओ, ठीक बीच में लिखो। इसमें से इसे घटाओ, ठीक बीच में लिखो। इसमें से इसे घटाओ, ठीक बीच में लिखो। तो डेल एफ ए प्लस 3h में से डेल एफ ए प्लस 2h घटाया तो डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 2h आएगा, इन दोनों के बीच में लिखा रहेगा। तो ये सारे हो गए द्वितीय अग्रांतर। फिर आगे चलते हैं तो आगे फिर इसी प्रकार इसमें से इसे घटाएं, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच में से डेल स्क्वायर एफ ए घटाएं तो ये होगा डेल क्यूब एफ ए। इसमें से इसे घटाएं तो ये हो गया डेल क्यूब एफ ए प्लस एच। तो ये तीसरे अग्रांतर आ गए। और फिर चतुर्थ अग्रांतर, इसमें से इसे घटाएं, ठीक बीच में लिखें तो ये डेल 4 एफ ए आ गया। इसके आगे कोई अग्रांतर है ही नहीं, अंतर नहीं निकाल सकते तो कोई अग्रांतर आगे नहीं है, शून्य है सारे अग्रांतर। तो इस प्रकार ये जो टेबल अपन ने देखी कि ये सारे मान इस तरह की टेबल में आते हैं तो ये कहलाती है अग्रांतर सारणी। तो अग्रांतर सारणी में इसमें जो नोट करने वाली बात है, अच्छे से समझने वाली बात है, वो आपको यहाँ देखें ध्यान से कि एफ ए के सारे अग्रांतर एफ ए, डेल स्क्वायर एफ ए, डेल क्यूब एफ ए, डेल 4 एफ ए, ये सारी इस ऊपर वाली तिरछी लाइन पर पड़े हुए हैं। तो एफ ए के जितने भी अग्रांतर चाहिए इस तिरछी लाइन पर आ जाएं। तो जैसे अपन न्यूटन ग्रेगरी अग्र सूत्र अभी पढ़ेंगे तो उसमें एफ ए, डेल स्क्वायर एफ ए, डेल क्यूब एफ ए, डेल 4 एफ ए काम में आएगा। तो ये अग्रांतर सारे ऊपर पड़े होते हैं या रखे होते हैं, अपन इनको काम में लेंगे सारे के सारे। अग्रांतर सारणी बनने के बाद ही ये वैल्यू पता लगेगी और यहाँ ऊपर रखे होंगे। इसी प्रकार मान लीजिए अपन ने एफ ए प्लस एच है, इसके कोई भी अग्रांतर, कोई सा भी अग्रांतर चाहिए, जैसे एफ ए प्लस एच का तीसरा अग्रांतर चाहिए तो एफ ए प्लस 3h का तीसरा अग्रांतर यहाँ होगा डेल क्यूब के नीचे एफ ए प्लस डेल क्यूब एफ ए प्लस एच। तो ये एफ ए प्लस एच का पहला अग्रांतर, दूसरा अग्रांतर, तीसरा अग्रांतर यहाँ रखे हुए हैं। इसी प्रकार एफ ए प्लस 2h के सारे अग्रांतर इस तिरछी लाइन पर पड़े होंगे। एफ ए प्लस 3h के अग्रांतर इधर होंगे और एफ ए प्लस 4h अकेला है, इसके अग्रांतर यहाँ है नहीं।
तो जब भी अग्रांतर की बात आती है तो इन तिरछी लाइनों पर सारे अग्रांतर लिखे हुए होते हैं। ये इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि मान लीजिए अपने से कोई प्रश्न में अपने को वैल्यू चाहिए डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 2h, तो अपने को पता होना चाहिए कि एफ ए प्लस 2h की तिरछी लाइन पर डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 2h यहाँ होगा, तो अपन ये मान लिख देंगे कि इतना मान है। तो ये कहलाती है अग्रांतर सारणी। इसी तरह से न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में अपने को बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी होगी, पश्चांतर सारणी बनानी होगी हर सवाल को हल करने के लिए, तो उसको भी देखते हैं। तो इसमें आर्गुमेंट और एंट्री, तो जो कोई भी प्रश्न की जैसे होती है, जैसे ऊपर वाली थी वैसे ये आर्गुमेंट और एंट्री दी हुई होंगी। एक्स का मान और उसके फलन का मान दिया गया होगा। एक्स का मान ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, ए प्लस 4h मान लीजिए दिया गया है, जो अंकों में निश्चित होगा यहाँ पर दिया हुआ है। अंतराल का अंतर यहाँ समान है, h है। तो एंट्री में इसके ए के संगत फलन का मान एफ ए कहलाता है, ए प्लस एच के संगत मान एफ ए प्लस एच कहलाता है, एफ ए प्लस 2h के संगत मान एफ ए प्लस 2h कहलाता है। इसी प्रकार एफ ए प्लस 3h, एफ ए प्लस 4h के मान दिए हुए हैं प्रश्न में। तो अपने को पश्चांतर निकालना है, तो स्वयं में से पहले वाला मान घटा दो, तो एफ ए माइनस एफ ए प्लस एच ये कहलाएगा डेल एफ ए प्लस एच। तो स्वयं में से एफ ए प्लस एच में से एफ ए घटा दो, एफ ए प्लस एच में से एफ ए घटा दो, स्वयं में से पहले वाला मान घटा दो, तो ये कहलाता है डेल एफ ए प्लस एच। पश्चांतर उल्टा डेल बना हुआ है, तो एफ ए प्लस एच। इसी प्रकार इसमें से इसे घटाएं, ठीक बीच में लिखें डेल एफ ए प्लस 2h। इसमें से इसे घटाएं, ठीक बीच में लिखें तो पश्चांतर एफ ए प्लस 3h। इसमें से इसे घटाएं तो ये लिखें डेल एफ ए प्लस 4h। तो देखिए घटा तो बिल्कुल जैसे अग्रांतर सारणी में रहे थे, इसमें से ये घटाना है, ठीक बीच में लिखना है, तो मान तो वही होगा जैसे ऊपर था, लेकिन अग्रांतर और पश्चांतर लिखने का तरीका अलग है। इसलिए डेल एफ ए था तो यही मान पश्चांतर एफ ए प्लस एच कहलाता है। तो वैसे भी पश्चांतर एफ ए प्लस एच डेल एफ ए के बराबर होता है परिभाषा से, तो ये मान दोनों बराबर हैं लेकिन लिखने का फर्क है। इसी प्रकार ये सारे मान अपन ने निकाल लिए। इससे अगले में इसी प्रकार इस मान में से ये घटाएं और ठीक बीच में लिखें तो ये कहलाएगा पश्चांतर एफ ए प्लस 2h। इसमें से इसे घटाएं, ठीक बीच में लिखें तो डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 3h पश्चांतर में, और इसमें से इसे घटाएं डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 4h। ये मान ये आ गए दूसरे पश्चांतर। फिर आगे चलते हैं, तो इसमें से इसे घटाएं, ठीक बीच में लिखें तो डेल क्यूब एफ ए प्लस 3h कहलाएगा, और एफ डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 4h में से डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 3h घटाएं, इसमें से इसे घटाएं, ठीक बीच में लिखें तो ये डेल क्यूब एफ ए प्लस 4h आ गया, और लास्ट इसमें से इसे घटा के ठीक बीच में लिखें तो ये डेल 4 एफ ए प्लस 4h आ गया। तो ये कहलाती है पश्चांतर सारणी। तो ये अग्रांतर सारणी और पश्चांतर सारणी के मान जो वैल्यू होगी यहाँ पर लिखी हुई वो तो वैसे ही घट के आएगी जैसे ऊपर घट के आई, लेकिन इनको पश्चांतर सारणी में लिखने में ये मान होंगे। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि एफ ए प्लस 4h है तो इसके सारे पश्चांतर एफ ए प्लस 4h के इस तिरछी लाइन पर होते हैं। तो एफ ए प्लस 4h, डेल एफ ए प्लस 4h, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 4h, डेल क्यूब एफ ए प्लस 4h, डेल 4 एफ ए प्लस 4h, ये सारे पश्चांतर इसी लाइन पर हैं। इसी प्रकार एफ ए प्लस 3h के सारे पश्चांतर देखिए इस तिरछी लाइन पर पड़े हुए हैं। एफ ए प्लस 2h के सारे पश्चांतर ये रहे, इसी तरह से एफ ए प्लस h के पश्चांतर ये रहे, और एफ ए ये रहा। तो ये मान सारे इसी क्रम में लिखे हुए होते हैं। तो जब पश्चांतर सूत्र अपन लगाएंगे तो एफ ए प्लस 4h वाले सारे पश्चांतर अपन को काम में लेने होते हैं। तो ये अग्रांतर और पश्चांतर सारणी थी जिनका उपयोग हम हर प्रश्न में करेंगे। जो अंतर्वेशन के अगला अध्याय होगा उसमें सारे फॉर्मूले में ये सारे पश्चांतर और अग्र सूत्र में सारे अग्रांतर काम में आएंगे। अग्रांतर और पश्चांतर अपन ने पढ़ा है, इसके कुछ क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं कि अग्रांतर या पश्चांतर या ऑपरेटर जो अपन ने पढ़े थे शिफ्ट ऑपरेटर, इनके बीच में प्रश्न किस प्रकार बन पाते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे दिए जाते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन ई एक्स क्यूब का मान अपने को कहा गया है कि इसको कैलकुलेट करिए कितना होगा। तो अपन ने कल पिछले लेक्चर में संकारकों में संबंध में डेल समरूप ई माइनस आई के होता है, ये अपन ने पढ़ा था, वो अपन ने देखा था। डेल समरूप होता है ई माइनस आई के।
तो वो अपन काम में ले रहे हैं। तो डेल स्क्वायर हो गया ई माइनस आई का होल स्क्वायर ओवर ई। अब ई माइनस आई का होल स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2EI प्लस आई ओवर ई। एक्स क्यूब पे भी ऑपरेट लगाना है अपने को, ऑपरेटर ठीक कर रहे हैं। तो ये हो गया ई, फिर ये हो गया 2i और ये हो गया ई इनवर्स एक्स क्यूब। तो ये आ गया। अब ई एक्स क्यूब का मान निकालना है। ई एक्स क्यूब का मतलब एक्स क्यूब पर शिफ्ट ऑपरेटर लगाना है। तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच लिखो, क्यूब है तो क्यूब रखा रहने दो। फिर 2i, तो इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ई इनवर्स है तो एक कदम पीछे चलो, तो एक्स माइनस एच का होल क्यूब बन जाएगा। ये एक्स माइनस एच का होल क्यूब। इसको हल करें, इसका होल क्यूब खोलें, इसका भी होल क्यूब खोलें, जो कटे उसे काट दें तो 6h लास्ट में बचेगा। तो ये इसका कहलाता है आंसर। तो डेल स्क्वायर ओवर ई एक्स क्यूब मान निकाला, वो 6h आया। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन होंगे जिसमें अलग अलग ऑपरेटर किसी भी फलन के आगे लगा के देंगे, तो अपने को इस तरह से वैल्यू से कैलकुलेट करना है। अब आती है एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम अपने को देखनी है क्या कहती है। तो अगर ये फंडामेंटल थ्योरम कहती है अग्रांतर निकालने के लिए कि अगर एफ एक्स एन घात का बहुपद है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an(xn), एन घात का बहुपद दे रखा है, तो इसका एनवा अंतर अचर होगा, डेल एन एफ एक्स अचर होगा और n प्लस 1वां अग्रांतर इसका शून्य होगा। तो जैसे अवकलन में नहीं अपन करते हैं, को n घात का बहुपद है तो उसका nवां अवकलज कांस्टेंट आता है और n प्लस 1वां अवकलज उसका शून्य होता है। ऐसा ही अग्रांतर में है कि उसका nवां अग्रांतर कांस्टेंट होगा और n प्लस 1वां अग्रांतर शून्य होगा। तो ये फंडामेंटल थ्योरम कहलाती है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे अवकलज की है वैसे ही अग्रांतर की है। अब अपन आते हैं न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो इसका केवल न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं और इंटरपोलेशन में तो अगले चैप्टर में अपना इंटरपोलेशन अंतर्वेशन करना, उसमें निकालना ही होगा। ये फॉर्मूला क्या है? तो जब भी कोई मान निकालना हो, बीच का एफ ए प्लस एन एच निकालना हो, तो इसके लिए अपन कैलकुलेट करते हैं कि ये फॉर्मूला क्या बनता है। तो एफ ए प्लस एन एच लिखा जा सकता है ई की शिफ्ट ऑपरेटर ई की पावर एन एफ ए। इस एफ ए को एन बार शिफ्ट कर दो तो एन कदम आगे बढ़ा दो तो एफ ए प्लस एन एच ही होगा, ये रहा। अब ई का मान लिख दें अपन, ई समरूप होता है आई प्लस डेल के, जो मैंने बताया था। ई समरूप होता है आई इधर ले जाओ तो डेल प्लस आई के, तो आई प्लस डेल की पावर एन एफ ए। अब आई प्लस डेल की पावर एन खोल रहे हैं अपन, इसको खोलें तो 1 प्लस एन सी 1 डेल प्लस एन सी 2 डेल स्क्वायर प्लस एन सी 3 डेल क्यूब प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन प्लस एन सी एन डेल की पावर एन एफ ए है ही। तो अब एफ ए हर एक के साथ लगाएं तो एफ ए प्लस एन सी 1 डेल एफ ए प्लस एन सी 2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन सी 3 डेल क्यूब एफ ए प्लस एन सी एन डेल एन एफ ए। तो ये कहलाता है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला। तो इसमें एक तो एन अपन कैलकुलेट करेंगे और दूसरा एफ ए डेल स्क्वायर एफ ए डेल क्यूब एफ ए, सारे अग्रांतर चाहिए। तो वो आपको अभी मैंने बताया था कि एफ ए डेल एफ ए, ये रहा एफ ए डेल स्क्वायर एफ ए डेल क्यूब एफ ए डेल 4 एफ ए, सारे अग्रांतर यहाँ रखे होते हैं। तो वो इस फॉर्मूले में तो अग्रांतर तो ऐसे आ जाएंगे, एन की मान अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो इससे बड़ी आसानी से ये जो एफ ए प्लस एन एच है, जो भी वैल्यू होगी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो बड़ा आसान रहता है इन फॉर्मूलों की सहायता से इन चीज़ों को कैलकुलेट करना। तो जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं इसे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि आर्गुमेंट एक्स दिए गए हैं और वाई दिए गए हैं, तो ये इसी प्रकार दिए हुए होंगे। जैसे 1951 में किसी शहर की जनसंख्या थी 352,000, 1961 में किसी शहर की जनसंख्या थी 405,000, फिर 1971 में किसी शहर की जनसंख्या थी 473,000 और 1981 में किसी शहर की जनसंख्या उसी शहर की थी 554,000। तो ये कुछ डाटा अपने को दिए गए हैं। तो ये कहता है कि अगर किसी शहर की जनसंख्या के आंकड़े वृद्धि इसी तरह से बढ़ रही है तो 2011 में बताइए जनसंख्या क्या होगी। तो इसने एक्स्ट्रापोलेशन की बात कर ली है कि 2011 में निकाल के बताइए। तो एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज वाई एट एक्स इज इक्वल टू 2011। अगर जनसंख्या इसी अनुपात में बढ़ती रही
तो 2011 में जनसंख्या कितनी होगी उसका अनुमान लगाइए। तो 2011 यहाँ आएगा, उसकी वैल्यू निकालनी है अपने को कितनी होगी। तो ये अपन अगर न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला जो अभी अपन ने पढ़ा है उसको काम में लें तो पहले अग्रांतर सारणी चाहिएगी। तो डेल वाई निकालें, तो डेल वाई इसमें से इसे घटाएं तो ये आया 53, ठीक बीच में लिख दो। इसमें से इसे घटाएं, ये आया 68, ठीक बीच में लिखो। इसमें से इसे घटाएं, ठीक बीच में लिखो, ये बचा 81 आ गया। तो ये रहा, ये कहलाएंगे पहले अग्रांतर। अब दूसरे अग्रांतर भी निकालें अपन, डेल स्क्वायर वाई भी कैलकुलेट करें। तो 68 में से 53 घटाएं और बीच में लिखें 15, इसमें से इसे घटाएं, बीच में लिखें 13, और फिर डेल क्यूब भी निकलेगा। तो डेल क्यूब वाई भी कैलकुलेट करें, इसमें से 13 में से 15 गए तो -2। तो ये अग्रांतर सारणी कहलाती है इस तरह की। अब चूंकि अपने को अग्रांतर फॉर्मूला लगाना है, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला लगाना है, तो ये एफ ए कहलाएगा, ये डेल एफ ए कहलाएगा, ये डेल स्क्वायर एफ ए है, ये डेल क्यूब एफ ए है। ये सारे अग्रांतर पड़े रखे हुए हैं, तो इनका मान अपन रखेंगे भी। तो अपने से 2011 में वैल्यू जब ज्ञात करवाई है तो फॉर्मूला अपना जो बना था, यहाँ पर पहले देखें क्या क्या दिया गया है। ए बराबर तो दिया गया है यहाँ 1951, एच बराबर, ये अंतराल का अंतर यहाँ पर हर एक में 10 है, समान अंतराल, तो एच बराबर 10 दिया गया है। और अपने से पूछा है 2011 पर मान, तो अपना फॉर्मूला एफ ए प्लस एन एच का मान होता है एफ ए प्लस एन सी 1 डेल एफ ए प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन सी 3 डेल क्यूब एफ ए। क्योंकि डेल क्यूब एफ ए के बाद में ये खत्म हो रहा है तो डेल क्यूब एफ ए पे अपना स्टॉप हो जाएगा फॉर्मूला। तो एफ ए अपने को पता है